ऐसा हुआ है आजाद हिंदुस्तान की तारीख में, इलेक्शन कमीशन कह रहा है आपकी जिम्मेदारी है कि आप वोटर के तौर पे रजिस्टर होइए। अब तक इलेक्शन कमीशन आपके पास आता था और आपसे डिटेल लेके जाता था, जो हर साल रिवीजन भी होता है उसमें नाम कटना, मतलब नाम कटा है तो उसको चढ़ना भी आसान होता था, गलतियां इतनी आसानी से नहीं होती थी। आपका काम नहीं था कि आप हर साल अपनी डिटेल फिर से भरिए। वो इलेक्शन कमीशन का काम है देखना कि कोई मर गया है, कोई शिफ्ट कर गया है तो उसका नाम हटा दे। इस बार ये साफ तौर पे समझ लीजिए, 4 दिसंबर तक सबके पास एक डेडलाइन है। 4 दिसंबर तक अगर आप अपना फॉर्म भर के जमा नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका नाम कट जाएगा। ये इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है। ऑटोमेटिकली अगर आपका नाम कट गया तो कटने के बाद आपको नए वोटर के तौर पे फिर से रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, ये बुनियादी बात है। इस वक्त जितने भी लोग रजिस्टर्ड वोटर हैं, जिनके पास भी एक वोटर लिस्ट में जिनका नाम है, उनका फॉर्म बीएलओ के पास आ चुका होगा। बीएलओ से लेकर के या ऑनलाइन भी आ चुका होगा। ऑनलाइन डाउनलोड करके आपको फॉर्म भर के बीएलओ को सबमिट करना है, तभी आपका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में आएगा। आपने सबमिट नहीं किया, ऑटोमेटिकली आपका नाम कट जाएगा, फिर नए वोटर के तौर पे आपको दोबारा से रजिस्टर करना होगा। पहली बात तो ये सबको समझा दे, बता दे, इसलिए ये इतना सीरियस है, इतना अलग है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि जीरो हो जाएगा, खाली हो जाएगा। उसके बाद का जो मामला है, अब ये फॉर्म भरने को लेकर के ये बहुत तरह का कंफ्यूजन है कि फॉर्म के साथ क्या डॉक्यूमेंट देना है, नहीं देना है। इस वक्त देखिए 2 फेज में ये काम हो रहा है। पहला फेज है 4 दिसंबर तक, हम पहले फेज के बीच में हैं, 10 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, 2 हफ्ते मुश्किल से 2 हफ्ते से थोड़ा ज्यादा बचा है। इस फेज में कायदे से बीएलओ को सबके घर जाना है, फॉर्म बांटने हैं, फॉर्म लेने के लिए जाना है, फॉर्म भरने के लिए सारी सूची देनी है, और वो सब करने के बाद फिर ये होगा कि एक ड्राफ्ट लिस्ट तैयार होगी। इस पहले स्टेज में जब बीएलओ इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं, फॉर्म भरा रहे हैं, इस वक्त कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांग रही इलेक्शन कमीशन। इस वक्त इलेक्शन कमीशन सूचना मांग रही है। लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है, इलेक्शन कमीशन के हिसाब से वोटर वही है जो 2003 में वोटर था। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इस उत्तर प्रदेश में हमने 2003 में एक रिवीजन किया था, उस वक्त जो लिस्ट बनी थी उसमें जो कोई वोटर था वही वैलिड वोटर है। और अगर आपका नाम उसमें नहीं था क्योंकि आपकी उम्र नहीं थी या आप यहां पे नहीं थे किसी भी और वजह से, तो आपके किसी रिश्तेदार, किसी सगे संबंधी का नाम होना चाहिए। ठीक है, ये लॉजिक इसमें आपको क्लियर है। इस वक्त इलेक्शन कमीशन सिर्फ ये देख रहा है कि क्या आप खुद 2003 की लिस्ट में थे या आपका कोई रिश्तेदार था। अगर इन दोनों में से कोई एक सूरत हाल है तो आप वोटर हैं, आपका ये पूरा फॉर्म पास हो जाएगा। नहीं तो ये पूरे फॉर्म इकट्ठा होने के बाद 4 दिसंबर तक 9 तारीख को इलेक्शन कमीशन का कहना है कि वो एक ड्राफ्ट लिस्ट लगाएंगे। एक भाई यहाँ पे कह रहे थे कि वो एग्जाम में परीक्षा जैसा है कि 9 तारीख को पता चलेगा पास हुए कि नहीं। तो बात ये है कि जिसने फॉर्म भरा है उसका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में आना जरूरी है। ये इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन कह रहा है कि जो फॉर्म भरेगा ड्राफ्ट लिस्ट में उसका नाम आ जाएगा। उसके बाद स्क्रूटनी शुरू होगी कि ड्राफ्ट लिस्ट में फॉर्म देखे जाएंगे। और कौन देखेगा फॉर्म? इलेक्शन रिटर्निंग। आपका फॉर्म भरवा रहा है बीएलओ, बीएलओ के ऊपर होता है इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर, जो एसडीएम लेवल का अधिकारी होता है, जिसके अंदर 2 लाख, कहीं 2.5 लाख, कहीं 2.25 लाख, 1.5 लाख वोटर होंगे। वो उतने फॉर्म, 1.5-2 लाख फॉर्म उसको स्क्रूटनाइज करने हैं और उसमें से उसे देखना है कि कौन उसे लग रहा है कि ये वोटर नहीं है और इससे अब दस्तावेज तलब करने की जरूरत है। तो ऐसे जो लोग होंगे जिनके बारे में ईआरओ को लगेगा कि इनके फॉर्म में सही सूचना नहीं है या इनके फॉर्म में कोई कमी है, फॉर्म पूरा नहीं भरा है, ठीक से नहीं भरा है, ऐसे लोगों को नोटिस इशू किया जाएगा। उनको फिर 11 दस्तावेज, जिसकी लिस्ट चल रही है बहुत ज्यादा मार्केट में, वो दस्तावेज में से कुछ लेकर के जाना पड़ेगा। वो फिर एक पूरी प्रक्रिया है। एसेंशियली उनको अपनी नागरिकता स्पष्ट करनी पड़ेगी जाकर के बीएलओ, इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर के साथ, एसडीएम के सामने। तो ये बेसिक प्रक्रिया है जो आपको समझने की जरूरत है। इस वक्त इंपॉर्टेंट चीज ये है, आपको फॉर्म भरना है, सिर्फ भरना नहीं है,
फॉर्म को सारी तफसीलात के साथ भरना है, 2003 के लिंक के साथ भरना है। आप ये समझिए जब स्क्रूटनी का पीरियड आएगा तो ईआरओ ये देखेंगे जो फॉर्म इनकम्प्लीट है। आप सबने तकरीबन मुझे लग रहा है फॉर्म तो देखा होगा। फॉर्म के मोटा मोटी 3 हिस्से हैं, एक ऊपर प्री प्रिंटेड हिस्सा आ रहा है, एक उसके बाद दूसरा हिस्सा है जिसमें आपको अपनी अभी की डिटेल भरनी है, आपका नाम, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, माँ का नाम, बाप का नाम, पति या पत्नी का नाम, ये तो आपकी आज जो डिटेल है वो भरनी है। जो तीसरा हिस्सा है जिसमें 2003 की सूचना भरनी है, पूरा खेल इस वक्त इसी हिस्से का है। आप अगर इसमें सही इंफॉर्मेशन दे पाते हैं और अपने आप को लिंक कर पाते हैं कि भाई मेरे बाप, माँ, दादा, दादी, करीबी रिश्तेदार मेरे थे 2003 में वोटर, तब तो आपका फॉर्म 90% पास हो जाएगा। 2 लाख फॉर्म से स्क्रूटनाइज करने हैं, अगर तीनों खाने भरे हैं और उसमें ऊपर से फॉर्म के नीचे आप देखिएगा एक लाइन है, बीएलओ को साइन करना है फॉर्म को, उस पे लिखा है कि उसने पुष्टि कर ली है कि ये सूचना सही है, यानी कि बीएलओ अपनी तरफ से अंडरटेकिंग दे रहा है आपके फॉर्म पे कि इसमें सारी इंफॉर्मेशन सही है। तो आप अगर फॉर्म को ठीक तरह से भर के सबमिट कर देते हैं कंप्लीटेड फॉर्म को, 90% लोगों का फॉर्म वो एक्सेप्ट ही होगा और उनका नाम लिस्ट में आएगा। कोई वजह नहीं है उसको, अब कहीं तो गलती हो सकती है, ब्यूरोक्रेटिक मिस्टेक हो सकती है, कहीं कुछ लोगों की नियत खराब हो सकती है, बहुत सी वजह से नाम कर सकते हैं। 90% लोग इससे बच जाएंगे अगर आपने फॉर्म कंप्लीट भर दिया। अगर इनकम्प्लीट, अगर 2003 की डिटेल उसमें नहीं है या आपकी अपनी या आपकी रिश्तेदार की, ये क्लियरली सुन लीजिए, 2003 की अगर डिटेल नहीं है तो नोटिस आएगा ही आएगा। ये लिखा हुआ है कि नोटिस उन लोगों को जाएगा जो 2003 की डिटेल नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे, फिर ऐसे लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाके दिखाने होंगे। प्रिज्यूम ये किया जाएगा कि 2003 में आप नहीं थे, आपका कोई रिश्तेदार नहीं था, तो हम कैसे मान लेंगे आप सिटीजन हैं। अब कानूनी तौर पे ये सही है नहीं है, मैं भी उस बहस में नहीं जा रहा, ये एक अलग कानूनी मसला है, सियासी मसला है। जो फैक्ट है अभी तो हम उसकी बात कर रहे हैं। फैक्ट ये है कि आपको वो लिंक दिखाना है, जो दिखा पाएंगे उनका 90% का फॉर्म पास हो जाएगा। अब इसमें आते हैं फॉर्म भरने की प्रक्रिया में क्या मसले आ सकते हैं। हमने बिहार में जो देखा, ये जो नोटिस आया है, नोटिस तो अभी भरने के बाद सिर्फ शायद 3 लाख लोगों को आया है और ये भी ऑफिशियल नंबर नहीं है, न्यूज में रिपोर्टिंग हुई है कि 3 लाख लोगों को नोटिस गया है। पर आपने सुना होगा कि 65 लाख लोग कटे। तो वो 65 लाख लोग कटे वो कौन थे? वो लोग थे जिनके फॉर्म जमा नहीं हो पाए, या फिर कई ऐसे लोग भी थे जिनके फॉर्म जमा हुए लेकिन उनके पास इसका कोई प्रमाण नहीं है, तो वो ये बता नहीं पाए। बीएलओ कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि इनका फॉर्म जमा ही नहीं हुआ, या इनके बारे में हमें सूचना मिली कि ये मर चुके हैं या यहाँ से जा चुके हैं। लोग कह रहे हैं कि हम तो मौजूद हैं, हमने फॉर्म भी भरा था, लेकिन उनके पास इसका कोई प्रमाण नहीं है। तो इस वक्त इस नोटिफिकेशन में इलेक्शन कमीशन की ये बात लिखी है कि जब आपको वो बीएलओ फॉर्म देगा घर आकर के, तो फॉर्म की 2 कॉपी देगा, एक आपको भर के उसे वापस करनी है, एक भर के वो आपको देगा, जो आपको 2 भरनी है, एक उसके पास जाएगी, एक आपके पास रहेगी जिसपे उसका सिग्नेचर होगा, रिसीविंग जिसको बोलते हैं। अब हमें पता है ये तकरीबन कहीं नहीं हो रहा, 2 कॉपी क्या, बीएलओ ज्यादातर जगह घर भी नहीं आ पा रहे, और हम इसमें उनकी कोई साजिश नहीं मानते। उनको भी 1200 कहीं 1000 कहीं पता नहीं कितने कितने वोटर गली में ढूंढते हैं, उनके 1 महीने के पीरियड में ये करना उनके लिए भी पॉसिबल नहीं है। हम मान रहे हैं, हम उनको उतना लैटिट्यूड दे रहे हैं। तो हमारा काम क्या है? हमारा काम है, हमें जो बात इससे पहले हो रही थी, हमें जाना है, सिर्फ अपना फॉर्म नहीं लेना है, अपने पूरे घर वालों के फॉर्म लेने हैं, क्योंकि आपके घर वालों के फॉर्म पे आप भी दस्तखत कर सकते हैं। घर का एक जिम्मेदार व्यक्ति पूरे घर का फॉर्म भर सकता है और उस पर साइन भी कर सकता है। तो आपके घर से कोई बहन जो है वो शादी करके अपने ससुराल चली गई हैं, तो उनको यहाँ बुलाने की जरूरत नहीं है, उनका फॉर्म आप भर सकते हैं। कोई लड़का पढ़ाई या नौकरी के लिए बाहर गया है, उसको बुलाने की जरूरत नहीं है, आप उसका फॉर्म भरिए, उस पर प्रोविजन है कि घर का कोई भी एडल्ट मेंबर उस पर साइन कर सकता है। तो अपने घर के सब लोगों के फॉर्म लाने हैं, उनको बीएलओ आपको 2 कॉपी नहीं देगा, मैं अभी से इस बात को मान लेता हूं। फॉर्म भरिए, उसका खुद से फोटोकॉपी लीजिए, मोबाइल में उसका फोटो लीजिए, उसका फोटोकॉपी लीजिए, बीएलओ को देते वक्त फोटोकॉपी पे उसका साइन लीजिए कि हाँ ये मैंने फॉर्म ले लिया है।
और अगर बीएलओ मान लीजिए मना करने लगे कि मुझे नहीं दे सकते, मुझे नहीं कहा बड़े साहब ने रिसीविंग देनी है, तो ऐसे में आप क्या कीजिएगा, फॉर्म की फोटो खींच के रखिए, फौरन शहर के डीएम को, शहर का जो आपका इलाके का एसडीएम है, जो अधिकारी है शहर के, उनको मेल डाल दीजिए कि हमने इस बीएलओ को, इसका ये नाम है, इस दिन ये फॉर्म भर के दिया है, उसने हमें रिसीविंग नहीं दी, इस बात की सूचना हम यहां दे रहे हैं। तो आपका रिकॉर्ड हो जाएगा कि आपने ये भरा हुआ फॉर्म दिया था। ये एहतियात हम क्यों कह रहे हैं, जो सूरत हाल बिहार में देखी, जहां इतने छोटे वक्त में जब इतने बड़ा पैमाने पे काम करना होता है तो गलतियां होती हैं। आपका फॉर्म लिया, किसी से मिस हो गया, कोई गलती हो गई, फॉर्म को रिकॉर्ड करने में कोई मसला हो गया, आपके पास प्रमाण होना चाहिए आपने क्या भरा था। अगर आपके पास रिसीविंग होगी और आपके कोई गलती की वजह से, किसी मसले की वजह से आपका नाम कट जाता है, तो कम से कम आप इलेक्शन कमीशन के सामने उसको रेज कर पाइएगा, जरूरत पड़ी तो कोर्ट में उसको रेज कर पाइएगा। तो कल को अगर अपने अधिकार की लड़ाई लड़नी है तो आज उसके प्रमाण कम से कम इकट्ठा करके रखिए। तो इसलिए हर किसी को इतनी लंबी बात नहीं भी बतानी हो, सिर्फ 2 बातें बताइए। सबको घर के सारे फॉर्म लेने हैं, 2003 से सूचना निकाल के वो भरने हैं, और देते वक्त रिसीविंग के साथ देना है, रिसीविंग के बगैर नहीं देना है। अब आ जाते हैं आखिर में, मैं बिल्कुल जल्दी जल्दी कर रहा हूं, तो फॉर्म भरने को लेकर के जो नजाकत है। अब फॉर्म का जैसे मैंने बोला, पहला हिस्सा प्री प्रिंटेड है, उसमें सिर्फ आपको अपनी नई फोटो चिपकानी है, जो भी नई फोटो हो चिपका दीजिए, उतना बड़ा मसला नहीं है। सेकंड खाने में आपको अपने डिटेल भरने हैं, अपना नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, इस तरह की डिटेल वो आप भर दीजिए जो अभी हो। तीसरे खाने में आप देखिएगा कि 2 कॉलम है, एक कॉलम लेफ्ट में है, एक कॉलम राइट में है। अगर आपका नाम 2003 में था तो वो 2003 की डिटेल आप लेफ्ट वाले कॉलम में भर दीजिए, और अगर आपका नाम 2003 में नहीं था, आपके रिश्तेदार का नाम था, तो वो आप राइट वाले कॉलम में भर दीजिए। ठीक है, इतना आप अगर कर देंगे तो आपका नाम कटेगा तो नहीं, और इतना करके आप रिसीविंग ले लेते हैं और आपका नाम गलती से कट भी जाता है, तो कोर्ट से, इलेक्शन कमीशन के अपील प्रोसेस से वो वापस आ जाएगा, क्योंकि इतना इलेक्शन कमीशन ने मांगा है, ये आप कर दीजिएगा। इसमें और भी चीजें हैं। अब मसलन आप अपने माँ या बाप का नाम लिख रहे हैं रिश्तेदार में, तब तो बहुत आसान है, ऊपर भी माँ बाप का नाम लिखा है, आपने यहाँ माँ बाप का डिटेल भरा तो क्लियर है कि माँ या बाप का भरा है। अब मान लीजिए आप दादा का अगर डिटेल भर रहे हैं, तो आप देखिएगा फॉर्म में इसका कोई खाना नहीं है कि मैं किसकी डिटेल भर रहा हूं, इसका उन्होंने कोई खाना दिया नहीं है। तो उसका एक ही हमें उपाय मिला है, जो बीएलओ से बात करके और खुद फॉर्म को देखकर करके जो हमें समझ में आया, जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है, अगर आप लोगों के पास फॉर्म है तो देख लीजिए, अगर आपके आसपास कुछ लोगों के पास हो, मैं इस पे दिखा देता हूं। देखिए, ये जो तीसरा खाना है ना, इसमें ये लेफ्ट साइड है जिसमें आपको अपनी डिटेल भरनी है। मान लीजिए आप अपनी नहीं भर रहे हैं, आप अपने, मान लीजिए आप अपने दादा की डिटेल भर रहे हैं, आपके बाप का नाम भी नहीं था, माँ का नाम भी नहीं था, आप अपने दादा की डिटेल भर रहे हैं। तो ये जो राइट साइड है, इसमें आप 2003 से उनकी डिटेल भर दीजिएगा। लेफ्ट साइड में 2 खाने हैं, संबंधी का नाम, संबंधी से रिश्ता, यहां लिख दीजिए उनका नाम और रिश्ते में दादा या जो भी उनसे आपका रिश्ता हो जिसका आप भर रहे हैं। थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा सुनने में, फॉर्म सामने होगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर आप किसी रिश्तेदार का नाम भर रहे हैं, अपना नाम नहीं भर रहे हैं, तो आपका ये लेफ्ट खाना खाली जाएगा, राइट में आप डिटेल भरिएगा, लेफ्ट में सिर्फ ये 2 खाने इस्तेमाल कर लीजिए, संबंधी का नाम, संबंधी से रिश्ता। तो इससे क्या है, इससे एक क्लैरिटी आ जाएगी फॉर्म में कि हमने किस रिश्तेदार का नाम भरा है। हमने अपने दादा का भरा है, दादी का भरा है। इसमें एक और पेचीदगी है, रिश्तेदार के का मतलब क्या है, ये इलेक्शन कमीशन ने क्लैरिफाई नहीं किया। चाचा ताऊ तक जाता है, चचाजाद भाई तक जाता है, ये क्लैरिटी नहीं दी इलेक्शन कमीशन। बीएलओ कई सारे जगह ये कह रहे हैं कि माता पिता दादा दादी, बिहार में सिर्फ माता पिता था, माता पिता दादा दादी नाना नानी, क्योंकि अंग्रेजी में लिखा है ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर, तो वो दोनों हो जाते हैं। इतना तो पक्का है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ये क्लैरिफाई नहीं किया है, तो हम इसका माने बढ़ा लेते हैं।
आप ये देखिए, अगर किसी को रिश्तेदार का नाम ढूंढना है, सबसे पहले बाप का ढूंढे या माँ का ढूंढे, 90% लोग इसमें कवर हो जाएंगे। फिर कुछ लोग बचेंगे जिनके माँ बाप का नहीं होगा, तो दादा दादी या नाना नानी का मिल जाएगा। उसके बाद भी 2-4% बचेंगे जिनका किसी का नाम नहीं मिलेगा, माँ बाप दादा दादी नाना नानी। वो ऐसे में किसी भी रिश्तेदार को ढूंढ लें, जिस रिश्तेदार की डिटेल हो उसको भर दे और उसको सबमिट कर दें। अगर वो उसको रिजेक्ट भी करते हैं, हम कोर्ट में जाके लड़ तो पाएंगे कि आपने पुष्टि नहीं की थी रिश्तेदार का मतलब क्या है, तो फिर गलती हमारी नहीं है। आपने क्लैरिफाई नहीं किया था तो आपकी इस गलती का नुकसान हमें नहीं भुगतना पड़ सकता। तो ये देखिए ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में है, अपना नाम है तो अपना डिटेल डाल दीजिए, अपना नहीं है तो बाप का या माँ का, उनका नहीं है तो दादा दादी या नाना नानी का, उनका भी नहीं है तो फिर जो रिश्तेदार आपका है उसकी डाल दीजिए। आखिरी जो ये खाना है, तीसरा खाना 2003 वाला, उसे खाली मत छोड़िए। खाली छोड़ने का मतलब है आपको नोटिस आएगा, आपको दस्तावेज लेकर के डीएम और एसडीएम के सामने पेश होना पड़ेगा, नागरिकता को प्रूव करना पड़ेगा। ये एकदम तयशुदा बात है, लिखित बात है। अब बिल्कुल मैं आप कंक्लूजन पे आ रहा हूं, आखिरी के 2 से 3 मिनट। इसको बैकडोर एनआरसी क्यों बोला जा रहा है? इस वक्त हम इसके सियासी मसाइल में नहीं जा रहे, और ये एनआरसी है कि नहीं है उसमें हम नहीं जा रहे, लेकिन इसमें इलेक्शन कमीशन के इस नोटिफिकेशन में जो उनकी गाइडलाइंस है, अगर आप गाइडलाइंस को ध्यान से पढ़िए, आप में से जो लोग पढ़ना चाहें, वेबसाइट पे है इलेक्शन कमीशन की, उसमें वेबसाइट पे जो उनका नोटिफिकेशन आया 27 अक्टूबर का, उसका गाइडलाइंस का पैराग्राफ 5B है, मैं आपके सामने कोट करके बता रहा हूं, जिसमें ये लिखा है कि जिन लोगों पे शक होगा कि वो फॉरेन नेशनल हैं, यहां के सिटीजन नहीं हैं, ऐसे लोगों के नाम को सिटीजनशिप एक्ट के अंदर कार्रवाई के लिए फॉरवर्ड किया जाएगा। अब सिटीजनशिप एक्ट जो है हमारा, मैं आपके सामने कानून नहीं पढ़ाना चाहता, बहुत छोटा सा कानून है, 20 सेक्शन है सिर्फ उसमें ऐसा कोई सेक्शन नहीं है कि किसी अवैध वोटर पे कार्रवाई या किसी अवैध नागरिक पे कार्रवाई, इस तरह की कोई चीज है ही नहीं, क्योंकि नागरिकता वैध अवैध नहीं होती, आप नागरिक होते हैं, उसकी कोई कार्रवाई नहीं होती। सिर्फ एक प्रोविजन है जो 2003 में जब वाजपेयी जी की सरकार थी, उस वक्त एक अमेंडमेंट आया था, वो सेक्शन 14A है हमारे सिटीजनशिप एक्ट का, जिसमें नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स वाली बात आई है, जिसको एनआरसी बोला जाता है, जिसमें ये कहा गया है कि पूरे इंडिया के लोगों का एक नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, सिटीजनशिप दिखाने वाला, आधार तो उन्होंने क्लियर कर दिया, उससे सिटीजनशिप नहीं पता चलती, एक ऐसा कार्ड जो सिटीजनशिप प्रूव करे, उसकी एक प्रक्रिया होगी, और वो प्रक्रिया का तरीका जो है वो रूल के जरिए से बताया जाएगा। बहरहाल मैं उसकी तफसीलात में नहीं जा रहा। जब वो ये कह रहे हैं एसआईआर के नोटिफिकेशन में कि सिटीजनशिप एक्ट के अंदर कार्रवाई के लिए सस्पेक्टेड लोगों का नाम आगे बढ़ाया जाएगा, तो उसका मतलब साफ है, एक ही मतलब निकल सकता है कि वो जो एनआरसी की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अंदर उनके नाम को फॉरवर्ड किया जाएगा। पूरे सिटीजनशिप एक्ट को पढ़ के कोई और चीज समझ में नहीं आती, लेकिन बहरहाल हो सकता है इस बारे में हम गलत हो, हम चाहेंगे कि इस बारे में हम गलत हो, कि इलेक्शन कमीशन बताए कि ये नहीं, इसका ये मतलब है और कोई एनआरसी की प्रक्रिया नहीं हो रही। ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहरहाल हमारे तो नागरिकता के अधिकार का सवाल है, तो इस वक्त बहुत संजीदगी से इस पूरी चीज को लेना है। हमें इस फॉर्म को भरना है, फॉर्म को भरते वक्त ध्यान रखना है कि 2003 की डिटेल जरूर भरें, और इसमें बहुत से ऐसे मसले आएंगे, आप आज आगरा में रहते हैं लेकिन आपके वालिद साहब जो है वो किसी और स्टेट में रहते थे, वो राजस्थान से टोंक से सफर करके आए थे, या आपकी वालदा जो है या आपकी खुद की बीवी जो है उनका मायका जो है वो महाराष्ट्र में है, जहां पे कि एसआईआर हो भी नहीं रहा है। ऐसे बहुत से केस आएंगे, ऐसे सब केस में ध्यान रखिए, आप आज जहां हैं फॉर्म आप वहां भरेंगे, जहां आप आज आपका वोट है फॉर्म वहां भरा जाएगा, 2003 में जहां थे वहां की सूची भरी जाएगी, इंफॉर्मेशन भरी जाएगी। ये चीज कहीं पे भी थे, कश्मीर में थे, अंडमान निकोबार आइलैंड में थे, दमन दीव में थे, पौंडीचेरी में थे, हिंदुस्तान के जिस कोने में थे, उस कोने की उस वक्त की वोटर लिस्ट इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पे डाल दी है। अगर नहीं डाली है कहीं की तो उसको फौरन हम लोग रेज भी कर रहे हैं और कई जगहों पे वो रिजॉल्व भी हो रहा है, लेकिन वो डाल दी है इलेक्शन कमीशन ने। वो लिस्ट आपको वहां की निकालनी है,
2003 की इंफॉर्मेशन वहां से लेनी है जहां आप थे 2003 में, और फॉर्म वहां भरना है जहां आज है। ये बेसिक चीज को ध्यान में रखिए, तो इंशाल्लाह 90% लोगों का मसला नहीं होगा। और लास्ट में ये 9 दिसंबर के बाद इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि लिस्ट आएगी। यकीनन कुछ लोगों के नाम तो कटेंगे हमारी सारी कोशिशों के बाद। अल्लाह करे कि आपके इलाके में किसी वैलिड वोटर का नाम ना कटे। भाई जाहिर है कुछ का मृत्यु की वजह से या बाहर जाने की वजह से कुछ नाम कटेंगे, वो तो बिल्कुल जायज है, वो वाजिब है। लेकिन कुछ लोगों के नाम गलत कट जाएंगे कि वो वैलिड वोटर हैं लेकिन किसी लापरवाही से या अनदेखी से या किसी गलती की वजह से उनके नाम कट गए। हमारा काम है कि 9 दिसंबर के बाद जब वो लिस्ट आ जाए, ऑनलाइन नहीं भी आएगी तो एसडीएम के ऑफिस के सामने, जो इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर है, उसको अपने ऑफिस के सामने तो लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये नोटिफिकेशन कह रहा है कि वो लगाएंगे। तो कम से कम कुछ जिम्मेदार लोग इलाके के जाएं। आपके पोलिंग बूथ पे 1200-1000 वोटर ही होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। अपने पोलिंग बूथ की लिस्ट को देखें कि उसमें किसका नाम कट गया, फोटो लेके आ जाएं, जैसा भी करें, ये देखें कि उसमें किसका नाम कटा है, वैलिड तो कटा है, किसी का गलत तो नहीं कट गया, और किसी का गलत कटा है तो फिर उसको पूरी कानूनी मदद पहुंचाएं। जिस पॉइंट पे किसी का नाम कट जाए ड्राफ्ट रोल से या किसी को बाद में नोटिस आ जाए, वो पॉइंट ऐसा है जब आप इसको और सीरियसली लीजिए, और हम ये मशवरा देंगे कानूनी राय मशवरे के साथ उसके बाद आगे बढ़िए। किसी वकील से संपर्क करिए, आपके नजर में कोई नहीं है, हम लोग ये सुविधा के लिए यहाँ मौजूद हैं। एपीसीआर के जो टीम है आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, एक हेल्पलाइन हम लोग चला रहे हैं, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। किसी ना किसी वकील से, जिम्मेदार शख्स से हम आपको कनेक्ट कराएंगे। जिस स्टेज पे आपका किसी का नाम कट जाए या किसी को नोटिस आ जाए, उस स्टेज पे फिर प्रॉपर लीगल एडवाइस लेके ही आगे बढ़िए, क्योंकि उस वक्त क्या पेचीदगी होती है, क्या मसला आता है, उस स्टेज पे मामला और सेंसिटिव हो जाएगा। तो कोई गलती को कंपाउंड ना करें, किसी गलती की वजह कटा है तो उस गलती को बढ़ने ना दें, उस वक्त बहुत हसास तरीके से इसको लें। तो अभी तो हमारा ये समझ लीजिए, ये जो पहला फेज है जिसके 2-2.5 हफ्ते बचे हैं 4 दिसंबर तक, ये हमारा समझ लें हमारा भी एक प्रिपरेशन का फेज है, एक तैयारी का फेज है, जिसमें लोग जागरूक हो जाएं इसके बारे में, सब लोग अपना फॉर्म भर दें, सब लोग ये प्रक्रिया समझ लें। उसके बाद असल में काम आएगा आपके और हमारे जैसे लोगों का, जो कुछ करना चाह रहे हैं समाज के, इसमें कुछ मदद की जाए लोगों की। वो फेज आएगा जब जिनके नाम कटे हैं या जिनको नोटिस आना शुरू हो रहे हैं, उन लोगों को फिर मदद की जाए और ये इंश्योर कराया जाए कि उनका वोटिंग का और नागरिकता का हक छीने ना जाए। तो ये मोटा मोटी ये बात है। मैंने बहुत अच्छे अंदाज से तो नहीं, लेकिन जितना हो सका मैंने आपके सामने संक्षेप में रखने की कोशिश की है। यकीनन आप लोगों के कुछ सवाल होंगे, तो अगले कुछ मिनट हम आपके सवाल ले लेते हैं। लेकिन एक बात ये बोल दूं कि एक हेल्पलाइन नंबर है जो हम चला रहे हैं रोजाना 11 से 8, वो आपको व्हाट्सएप पे भी मिल जाएगा आप सबको, और यहाँ पे भी वो है, आप आके इसकी फोटो ले सकते हैं। ये हेल्पलाइन नंबर 11 से 8 चल रहा है। आपके जो इंडिविजुअल मसले हैं वो ज्यादा तफसील से इस पे सुलझता है, क्योंकि उसमें सिस्टम पे भी लोग बैठे हैं। अगर इमीडिएटली कोई इंफॉर्मेशन निकालनी है वेबसाइट से तो वो निकाल के आपको प्रोवाइड करा देंगे, या मसला ज्यादा पेचीदा लग रहा है तो आपके शहर में जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनसे आपका संपर्क करा देंगे। तो आपके अभी आप सवाल यकीनन पूछिए, लेकिन कुछ ज्यादा तफसीली सवाल के लिए आप फिर हेल्पलाइन पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये